हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में संक्रमण धातुओं के सामान्य गुण में आगे कंटिन्यू पढ़ने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा, घनत्व भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा, धात्विक गुण के बारे में पढ़ा। ठीक है, 3 पॉइंट हमने इससे पहले की वीडियो में हमने देख रखे थे। आज हम लोग गलनांक और क्वथनांक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो संक्रमण धातुओं के सामान्य गुण में चौथा पॉइंट आएगा गलनांक तथा क्वथनांक। संक्रमण धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं में उनके जो गलनांक होते हैं और उनके जो क्वथनांक होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। इनके उच्च गलनांक का कारण होता है इनके जो अंतरा परमाणविक धात्विक बंध में जो ns इलेक्ट्रॉन है उसके अतिरिक्त n-1 d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की भागीदारी है। ठीक है, तो गलनांक के उच्च होने का कारण यही है कि इसमें ns कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तो भरे जाते हैं, उसके अलावा n-1 d कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, और मेन कारण है कि इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं या डी कक्षक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनका गलनांक उतना ही अधिक उच्च होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वथनांक में जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो उनके जो परमाणु होते हैं, तत्व के जो परमाणु होंगे वो आपस में प्रबल बंध के द्वारा आकर्षित रहेंगे। इसलिए हमको इस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वथनांक में तत्वों के परमाणु आपस में प्रबल बंध के द्वारा आकर्षित रहते हैं। ठीक है, प्रबल बंध के द्वारा इस प्रकार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रबल बंध से आपस में आकर्षित रूप से बंधे होते हैं, तो उनको हमको तोड़ने के लिए अब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होंगे, बहुत अधिक उच्च होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आप पढ़ेंगे आयतन और घनत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणविक आयतन और घनत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो परमाणविक आयतन होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक और कम होता है। ठीक है, अर्थात एस ब्लॉक की तुलना में जो परमाणविक आयतन होंगे वो अधिक होंगे और पी ब्लॉक की तुलना में आयतन कम होंगे। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। इसका कारण है कि इन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1 d कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, जिससे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से परमाणविक त्रिज्या कम होगी, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी। परमाणु क्रमांक बढ़ने से त्रिज्या कम होगी, जिससे घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे भी। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आयनन ऊर्जा। डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव न तो अधिक होता है और न ही कम होता है। आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के ऊपर निर्भर करता है। परमाणु का आकार यदि छोटा है तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, जबकि परमाणु का आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उनकी जो आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव होगा वो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होगा। कारण यह है कि नाभिकीय धन आवेश बढ़ने से और परमाणु के आकार के छोटा हो जाने से
ठीक है, जैसे ये परमाणु है, ठीक है, आकार छोटा है परमाणु का, तो नाभिक से अंतिम कोश के जो के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन को वो कस करके आकर्षित करके जकड़ के रखेगा, जिससे अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको बहुत अधिक कठिनाई होगी। इस कारण इस कारण डी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो उनके आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं, संक्रमण तत्वों के द्वारा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, संक्रमण तत्वों के द्वारा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो परिवर्तित होती रहती है, +2 से +8 के बीच में होती है। जिंक और कैडमियम कहीं स्थायी रूप से +2 होता है। ठीक है, इसका भी कारण है, इसका भी कारण मैं आप लोग को अभी क्लियर कर दूंगी। तो संक्रमण तत्वों का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को पता होगा क्या है, N-1 D 1 to 10 और NS 1 2 ये होगा। ठीक है, ये संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो ये क्या करती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण इसके भिन्न भिन्न होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो जिंक होता है और जो कैडमियम होता है वो +2 ही शो करता है। क्यों? क्योंकि जिंक में 4D और 4S और 3D 10 होते हैं। ठीक है, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन के इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, N-1 जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी से तो हम 10 इलेक्ट्रॉन में से तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए 4S से ही हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं। इस कारण इसमें जिंक में और कैडमियम की ऑक्सीकरण अवस्था केवल +2 ही होती है। अगला है रंग। संक्रमण तत्व आयनिक अवस्था या यौगिक के जलीय विलयन में विभिन्न रंग के होते हैं। इन आयनों के संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण ये विभिन्न रंग के होते हैं। जैसे वेनेडियम बैंगनी रंग का, क्रोमियम हरा रंग का, है ना, ये सब आयनों में है ना। वेनेडियम आयन बैंगनी रंग का, क्रोमियम आयन हरा रंग का और कोबाल्ट आयन गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रंग परिवर्तित करते हैं। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा संकुल निर्माण। इस समूह के सभी तत्व आयनिक अवस्था में लिगैंड के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर जो ये लिगैंड शब्द जो सुन रहे हो, ठीक है, और ये संकुल यौगिक जो सुन रहे हो, ये हम इसके बाद वाले चैप्टर जो उपसह संयोजी यौगिकों का रसायन है उसमें हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके दिसंबर माह का असाइनमेंट में सिलेबस है डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजी यौगिकों का रसायन। ये दोनों चैप्टर आपके दिसंबर माह के असाइनमेंट में पूछे जाएंगे और ये सारा टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग सारा वीडियो देखिए, तब आपको क्लियरली हर चीज के बारे में, सारा टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग एक वीडियो भी नहीं देखेंगे, लापरवाही करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को ही लेना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग से मैं विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज हर एक वीडियो को देखिए। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो उसको और भी दोस्तों से शेयर कीजिए और नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब जा करके आप लोग को अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस समूह के सभी तत्व
आयनिक अवस्था में, और लिगेंड और संकुल यौगिक में इसके बाद के चैप्टर में आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, संकुल यौगिक क्या है, लिगेंड कैसे होता है। तो जब ये लिगेंड के साथ क्रिया करेंगे तो ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, इस प्रकार के जो रिएक्शन होता है, बंध संरचना, इसे हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक ही कहते हैं। ठीक है, बड़े कोष्टक में देख रहे हैं निकिल, ये क्या केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, ये लिगेंड होता है, यहाँ पर ये लिगेंड है और यहाँ पर ये लिगेंड है। ठीक है, जो ब्रैकेट में है उसे लिगेंड कहते हैं, और ये पूरा जो बना हुआ है इसे हम संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्प्रेरकी गुण। मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच। ठीक है, अधिकतर मेरा जो YouTube बनता है वो 12 मिनट के ही बनते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, बहुत आसानी से 10-12 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है, ताकि आप लोग आराम से अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो आप लोग को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने फ्यूचर से तो नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्प्रेरकी गुण। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले जो उत्प्रेरक है प्रायः संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं। ठीक है, अधिकतर हम जो रिएक्शन करते हैं उसमें जितने भी जो उत्प्रेरक होते हैं वो संक्रमण श्रेणी के ही होते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम देखते हैं प्लेटिनम, लौह, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे हम उत्प्रेरक के रूप में इन सारे है ना तत्व और यौगिकों को हम उपयोग करते हैं, और ये सभी क्या करवाते हैं, परिवर्ती संयोजकता के कारण संक्रमण तत्व सरलता से अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेता है, जो उत्प्रेरक का आवश्यक गुण माना जाता है। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो संक्रमण तत्व है, ये जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में, हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक के रूप में। तो जितने भी उत्प्रेरक के रूप में हमने देखा है वो सभी, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व ही होते हैं। उसके बाद हम अगला देखेंगे चुंबकीय गुण। तो संक्रमण धातुओं के संयोजी कोष में जो उपस्थित होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसके कारण ही हम उसको अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिलौह चुंबकीय है कि फेरी चुंबकीय, इसका हमको पता चलता है। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं के संयोजी कोष या अंतिम कोष में जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही उनके चुंबकीय गुणों का हमको पता चलता है। ठीक है, अगर संयोजी कोष या अंतिम कोष में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो अनुचुंबकीय होंगे, पूरे हैं तो प्रतिचुंबकीय होंगे। इसी प्रकार से हम उसके चुंबकीय गुणों को पहचान पाते हैं। ठीक है, और अंतिम है रासायनिक सक्रियता। संक्रमण तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं, या इसलिए भी क्योंकि इनमें डी कक्षक क्रमशः बढ़ता है, और इस कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक से जो लगने वाला आकर्षण बल है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, सक्रिय होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। संक्रमण तत्व कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, एस और पी ब्लॉक की तुलना में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कम सक्रिय होते हैं। कारण है कि डी ब्लॉक क्रमशः क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, इस कारण नाभिक से आकर्षण बल के बढ़ने के कारण इनमें जो आकर्षण बल होता है वो भी बढ़ जाता है। अब आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं कि रंगीन आयनों का बनना, मैं इसीलिए इसे फिर से आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो संक्रमण धातुओं के यौगिक ठोस अवस्था में अथवा विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं। ठीक है, जबकि एस और पी ब्लॉक के यौगिक श्वेत होते हैं या रंगहीन होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके जो लवण है वो रंगीन होने के भी कारण है। तो उनके रंगीत होने के कारण क्या है कि संक्रमण धातुओं में जो N-1 डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है या आंशिक रूप से भरा होता है तथा उसमें कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में जाएगा और वो जितना ज्यादा अपूर्ण होगा, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज्यादा वो क्या होगा
अयुग्मित होगा, अपूर्ण होगा, वह उतना ही ज्यादा रंगीन यौगिक बनाएंगे। और अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो रंगीन यौगिक नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस प्रकार से कि Cu प्लस है ना, क्यूप्रस रंगीन होता है परंतु क्यूप्रिक रंगीन होता है क्यों? या ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन होते हैं क्यों? इस प्रकार रंग के बेस पर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को फिर से लिया। तो आंसर हो जाएगा जिन संक्रमण आयनों के पास आंशिक भरे हुए डी कक्षक होंगे वे रंगहीन होंगे, वे रंगीन होंगे। ठीक है, वे रंगीन होंगे क्योंकि उनके जो डी कक्षक है वो अपूर्ण है, आंशिक भरा हुआ है, वे रंगीन होंगे। जितने ज्यादा अपूर्ण होंगे, जितने ज्यादा है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतना ही ज्यादा रंग देगा, रंगीन यौगिक बनाएगा। तो Cu प्लस में डी कक्षक 3d10 पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 3d जो कक्षक होता है n-1 जो डी कक्षक होता है उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण ये रंगहीन होता है। ठीक है, कोई रंग नहीं पाया जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं। जबकि Cu2 क्यूप्रिक में डी में 9 इलेक्ट्रॉन होता है तो आंशिक भरा हुआ है, इसलिए रंगीन होता है। जिंक और कैडमियम, मरकरी में जिंक 2+ आयन, कैडमियम 2+ और मरकरी भी 2+ प्रकार के आयन बनाते हैं। इनमें जो n-1 डी कक्षक होते हैं ये पूरा भरा होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इस कारण ये लवण रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, वो उतने ही ज्यादा रंगीन है, और जो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं वो क्या है आपके रंगहीन। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है चुंबकीय गुण से कि क्यूप्रस या Cu प्लस, Cu2 प्लस या क्यूप्रिक में बताइए कौन अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ठीक है, 29 कॉपर का होता है, 1+ लगा तो 28, 2+ लगा तो 27, 2 इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 3d10, ये 0, यहाँ 9 और 0। ठीक है, 27 इलेक्ट्रॉन आप गिन लेंगे। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है, देख रहे हो 3d भरा हुआ है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहने से, पूरा पेयर्ड रहने से, युग्मित रहने से वो क्या होता है प्रतिचुंबकीय कहलाता है। जबकि इसमें देख रहे हैं 3d में 9 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है अपूर्ण है, अयुग्मित है, तो ये अनुचुंबकीय होगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय गुण से क्वेश्चन आएंगे तुलनात्मक, तो आप लोग को इसी प्रकार से आंसर देने हैं। ठीक है, सोच के, समझ के और तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।